माधुरी पुरी बुच जो कि सेबी की नई चेयरपर्सन बन चुकी हैं, कुछ टाइम हो गया है उनको चेयरपर्सन बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सेबी की ज़्यादा समझ नहीं है उनको। 2017 से लेके अक्टूबर 2021 तक ये सेबी की होल टाइम डायरेक्टर रही हैं। तो अब चाहे वो चेयरपर्सन बन गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको काम समझने में टाइम लगने वाला है, क्योंकि पता है कि सेबी की कार्यशैली कैसी है, किस तरह से काम करती है। लेकिन 7 ऐसे चैलेंजेस कौन से हैं जो सबसे पहले माधुरी जी को फिक्स करने होंगे, दिक्कतें फिक्स करनी होंगी। पूरा वीडियो डिटेल में समझिएगा ताकि आपको पता चले कि सेबी के सामने चैलेंजेस ऑनेस्टली कौन से पड़े हैं, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है और माधुरी जी को कितनी जल्दी इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है इमेज। सबसे पहले अपनी पूरी इकोसिस्टम की, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री की जो इमेज पे धब्बा पड़ा है, एनएसई योगी बाबा स्कैम, कोलोकेशन स्कैम, ऐसे पता नहीं 10-12 स्कैम और चल रहे होंगे। एटलीस्ट जो ये 2-3 बड़े स्कैम चल रहे हैं, चित्रा जी का, आनंद सुब्रमण्य का, योगी बाबा, हिमालय बाबा, ये सब कुछ क्लीन करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत रायता फैला है। बहुत टार्निश हुआ है इमेज एनएससी के कारण, या एनएससी को जिस तरह से हैंडल किया गया पिछले 6 सालों में, वो एक बहुत बड़ा पैच बन गया है। तो दैट इज़ द नंबर 1 थिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। बाकी चीज़ें आती रहेंगी, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, वो बताएंगे अभी आगे जो 2 से लेके 7 के पॉइंट है। लेकिन नंबर 1 इमेज इंप्रूव करने का, क्योंकि अगर इंप्रूव होती है इमेज, उसके बाद ही एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, इंडियन कस्टमर, इंडियन ट्रेडर, इंडियन इन्वेस्टर को भी उतना विश्वास तभी आएगा, नया इंडियन इन्वेस्टर तभी घुसेगा जब उसको ऐसे योगी बाबा स्कैम जैसी बातें, कोलोकेशन स्कैम जैसी बातें और भी पता नहीं क्या क्या जो चलता है, उन सब से निजात मिलेगी। तो सबसे पहला माधुरी जी को अपनी इमेज, स्टॉक मार्केट की इमेज, क्योंकि सेबी सबसे आगे है, पूरी इंडस्ट्री को संभालता है, तो इमेज को भी संभालना इन्हीं का काम है। दूसरा काम है मार्जिन रूल। जी हाँ, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मार्जिन रूल, इंट्राडे मार्जिन रूल बिना बात के लगाया गया था। 4 फेजेस में लगाया था अजय त्यागी जी ने, लेकिन इस पर रिकन्सिडरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें देयर इज़ ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी सीन। हमने काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी बात की थी इस बारे में, खुद भी रिसर्च की थी, ग्राउंड लेवल तक की थी, और जो भी वाइब मार्केट से मिली है, इंडस्ट्री से मिली है, वो यही कहती है कि यू हैव टू ब्रिंग अ सोल्यूशन दैट इज़ फिजिबल एंड वायबल फॉर एवरीबडी, एवरी काइंड ऑफ स्टेक होल्डर। मार्जिन रूल से इम्पैक्ट ब्रोकर का भी हुआ है, पर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मामला मुश्किल भरा होगा। ट्रेडर का तो हुआ ही है इंट्राडे मार्जिन के कारण, ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी की कमी। उसके अलावा देन यू आर लुकिंग एट पीपल जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे, एक रोज़मर्रा की लाइफ में अपनी खुद की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना चुके थे इंट्राडे ट्रेडिंग के कारण, लेकिन नहीं कर पा रहे अभी। ये चीज़ डेफिनेटली इम्पैक्ट करती रही है। इंट्राडे ट्रेडिंग हम खुद कहते हैं बहुत रिस्की है, पहला कदम नहीं होना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में कदम रखते हैं, पहली बार आते हैं, लेकिन ये चौथा 5वां कदम तो हो ही सकता है। अगर आपने कुछ नुकसान करवाया, वैसे सीख गए मार्केट में, अगर आप लकी हैं, जब आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद आपको अगर इंट्राडे मार्जिन का इस्तेमाल ना करने दिया जाए, वो एक दिक्कत है। नाउ यू नो हाउ टू यूज़ इट, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये दिक्कतें दोस्तों, चाहे कुछ फेज़ में सही, किसी स्ट्रक्चर तरीके से ही सही, ना कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो पहले चल रहा था वैसा मत दो, छोड़ो, लेकिन कुछ लेवल का इसका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होना चाहिए। इसलिए इंट्राडे मार्जिन रूल डेफिनेटली मस्ट बी द सेकंड थिंग, बिकॉज इसमें रिटेल ट्रेडर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। थर्डली, सर्टेन लेवल पे जब ब्रोकर बंद होता है तो पूरी इंडस्ट्री का भी इमेज खराब होता है कि ये इंडस्ट्री संभाल नहीं पा रही अपनी कंपनीज को। देखिए, हर इंडस्ट्री में कंपनीज बंद होती हैं, बैंकरप्ट होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फाउंडर दिक्कत करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन द केस ऑफ स्टॉक मार्केट देयर आर फ्यू एरियाज जहाँ पे गैप्स हैं। अगर उन गैप्स को इम्प्रूव कर लिया जाए तो सर्टेन लेवल पे ब्रोकर्स एक ईजी, आसान ज़िंदगी, हालांकि इट्स टफ काइंड ऑफ अ बिजनेस टू रन, बट एक फिर भी रिलेटिवली सिक्योर फीलिंग के साथ काम कर सकते हैं। चौथा काम है दोस्तों, रेगुलेशंस को बैलेंस्ड तरीके से एग्जीक्यूट करवाना। देखिए, आइडिएशन लेवल पे बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, ये ठीक कर देते हैं, वो ठीक कर देते हैं, 4 बातें और बोलेंगे लोग आपको, लेकिन माधुरी जी को ऑब्वियसली सिंस शी इज़ बीन अराउंड, शी इज़ अ वेटरन इन द इंडस्ट्री, तो शी नोज़ हाउ टू टैकल थिंग्स, आई एम एज्यूमिंग। बट एट द सेम टाइम जब 50 लोग बोलेंगे बातें, क्योंकि सिर्फ मेन
चेयरपर्सन चेंज हुए हैं, जो बाकी की टीम है वो तो वही है। तो अब अगर वही टीम ने आके फिर कुछ कान भरे, कुछ बातें ऐसी की जिसके बेस पे माधुरी जी थोड़ा सा बायस, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गई, तो उस केस में जैसे कार्यशैली पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले की कार्यशैली में कोई दिक्कतें थी, लेकिन ऑब्वियसली देयर वाज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और वही चीज़ विदाउट एनी अनबायस, शी मस्ट ब्रिंग हर ओन सॉर्ट ऑफ वे ऑफ वर्किंग, हर ओन स्टाइल ऑफ थिंकिंग। और उस चक्कर में सी हैज़ टू मेक श्योर कि जो भी रेगुलेशंस वो मार्केट पे लेके आती हैं, इम्पैक्टिंग एनीथिंग एंड एवरीबडी। फॉर एग्जांपल इट्स इम्पैक्टिंग ए रिटेल ट्रेडर, द कंपनीज, किस तरह से कंपनी की डायरेक्टरशिप चलनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर या वट एवर पॉलिसीज दैट दे ब्रिंग इन। जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको किस तरह से कंप्लायंस को फॉलो करना है, जो एक्सचेंजेस हैं उनको कैसे काम करना है, वट एवर इज़ हैपनिंग इनसाइड द इंडस्ट्री, इट्स अ बैलेंस्ड वे। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया मार्जिन नहीं आएगा, T+2 T+1 बन जाएगा। सो ठीक है, चलो फेज़ में कर दिया, लेकिन पॉइंट है इज कि डिड यू कंसल्ट, क्या पूछा गया आपने, जो स्टेक होल्डर इम्पैक्ट होता है क्या उससे राय ली गई। तो इस केस में जो भी रेगुलेशंस लाएंगे जाएँ, उस पर्टिकुलर एंटिटी को या उस स्टेक होल्डर को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, जो कि शायद अभी तक नहीं हो रहा था। पांचवी चीज़ है दोस्तों IPOs। अब IPOs देखो इंडिया में तो सालों से चलते आ रहे हैं, पूरे दुनिया में चलते हैं, लेकिन जो अभी पिछले 1-1.5 साल में हो रहा है ना, उसमें स्टार्टअप्स और जो नॉर्मल बिजनेसेस भी हैं जिनकी वैल्यूएशन बिना किसी बात के हाईली ओवररेटेड, हाईली ओवर प्राइस रखती जाती है। जब करेक्शन आता है तो उस चक्कर में ठीक है, उस बिज़नेस को तो शायद पता था कि वो कितना एक्चुअल में वैल्यू करता है, लेकिन एक इन्वेस्टर को नहीं पता। वो इन्वेस्टर बेचारा लगा देता है पैसे, फिर फंस जाता है, फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है, फिर कहता है कि जब ठीक ठाक लगेगा तब बेच के निकल जाऊंगा। वो टाइम आने में सदियां लग जाती हैं। अब पेटीएम का IPO देख चुके हैं हम, जोमेटो की हालत देख चुके हैं, ऐसे बड़े सारे और IPO आने की कगार पे हैं। स्विगी आने को सोच रहा है, ओयो आने को सोच रहा है। सो व्हेन यू हैव दी स्टार्टअप्स जो कि VCs और एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू अभी तक पैसा एकत्रित करते आए हैं, उनकी वैल्यूएशन प्राइमरी सिर्फ मल्टीप्लायर बेस पे हुई है, रेवेन्यू बेस पे हुई है कि कितना मल्टीप्लायर रेवेन्यू निकाला है इस बिजनेस ने, क्या ग्रोथ परसेंटेज दिख रहा है। बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ फोकस नहीं होता। लेकिन जब ये पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपकी जेब में, खुद आपकी जेब में कितना पैसा जा रहा है। और जब ज़्यादा जेब खाली हो तो उस केस में IPO की सही रंग दिख जाते हैं। शुरू में नहीं, लेकिन कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में उस IPO के कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। तो सेबी को, माधुरी जी को इस बात की ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है कि उन पर्टिकुलर कंपनीज़ के IPO बिल्कुल DRHP लेवल पर रिजेक्ट कर दिए जाएँ, जो लगे कि अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, जैसा कि पेटीएम के साथ हुआ। अगला है, आप खुद को ठीक करिए। यू हैव टू सेट योर सेल्फ इन ऑर्डर। मतलब कि देयर आर सो मैनी वैकेंसीज, बहुत सारी जॉब ओपनिंग सेबी में बहुत समय से पड़ी हैं, बहुत अंडर एम्प्लॉयड है सेबी। और उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से ये होता है कि बहुत सारे कंप्लायंस रिलेटेड जो फैसले होते हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स जो कस्टमर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स की होती हैं, या बहुत सारे कशमकश जो अलग अलग एंटिटीज़ में चलती रहती हैं, उन पे कुछ सोल्यूशन नहीं हो पाता, होता है तो बहुत देर लगती है और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो द एम्प्लॉयमेंट पार्ट विद इन द सेबी जुरिस्डिक्शन हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। जितनी वैकेंसीज खाली हैं उसको जल्दी से जल्दी भर दो एंड मेक श्योर यू हैव द राइट पीपल। जस्ट ऐसा नहीं कि बस भर दो, यू हैव द राइट पर्सन टू डू इट एट दिस रिस्पेक्टिव स्पॉट दैट पर्सन इज बीइंग लुक्ड फॉर। बट मेकिंग श्योर ये करना है कि जहाँ जहाँ पे भी गैप्स है इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशनल एफर्ट, इन टर्म्स ऑफ द कंप्लायंस इश्यूज, इन टर्म्स ऑफ वेयर एवर एनी स्टेक होल्डर, बी द रिटेल इन्वेस्टर, द ब्रोकर, द ट्रेडर, द डिपॉजिटरी, द एक्सचेंज, whoever इज़ इन्वॉल्व, वहाँ पे कहीं पे दिक्कत है जस्ट बिकॉज के बंदा नहीं है कोई सोल्यूशन देने वाला या डिसीजन लेने वाला, तो बंदे को भरो, रेलेवेंट बंदे को भरो एंड मेक श्योर दैट द टीम whoever is operating in that particular department definitely does that. You have to behave like, I have to say it, like a private company, although you are not, but आपको एक उस तरह से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड टाइमलाइंस के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके फैसले होते हैं वो अगले पॉइंट में बताने वाला हूँ, वो 20-20 साल बाद आते हैं। हाँ, 7वां पॉइंट यही है। अब सेबी के पास इंसाइडर ट्रेडिंग, PFUTP, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं कि फ़लाँ ब्रोकर ने ये कर दिया, फ़लाँ ट्रेडर ने ये कर दिया, फ़लाँ एडवाइजरी कंपनी ये कर रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन जब फैसला आता है ना तो पता लगता है कि 10 साल, 15, 20 साल बीत गए। मतलब जो बंदे ने अपनी 20s में या 25, 25, 30 साल की उम्र में जो काम किया था, उसने सारी ज़िंदगी जी ली अपनी। 50-55 साल का जब हुआ तब फाइन भरो या जेल जाओ, जेल तो शायद जाता ही नहीं है, सिर्फ फाइन भरो।
अरे उसने कमा लिया जितना पैसा कमाना था यार, अब ले लो 50 लाख रुपए। उसने 500 करोड़ रुपए कमा लिया है, चिंदी चोरी है वो, छोटा मोटा छुट्टा है वो, दे देगा आराम से। अब क्या फ़ायदा, अब लगाना था जब वो कमा रहा था गलत तरीके से पैसा, और अगर अब लगा रहे हो तो आज की जेब में कितना पैसा है उसकी, उसके बेस पे लगाओ। ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, एक्चुअली काफ़ी होना पड़ेगा, क्योंकि रुक नहीं रहे हैं ना, दिक्कतें केसेस रुक नहीं रहे हैं। इनफैक्ट रुक इसलिए रहे हैं क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जब सॉल्व करते हैं तो आप कुछ चिंदी चोरी का फाइन मांग लेते हैं। यू हैव टू बी रिजिड एंड स्ट्रिक्ट एंड क्विकर इन योर रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस। दोस्तों ये थी सारी भड़ास, और मतलब ये तो सारी बातें थी जो कि सेबी को ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। ये 7 पॉइंट हैं, इसके अलावा 70 और हो सकते हैं, लेकिन ये 7 पे ही ध्यान रख लेंगे तो काफ़ी बहुत बड़ा फासला तय हो जाएगा। एंड हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, विदाउट एनी सरकेज़म, विद द ऑनेस्ट ऑफ द फीलिंग्स, कि माधुरी जी वेलकम टू सेबी in the chairperson role, because you've been around for a while now, but at the same time we see that कि आपके पास बहुत challenging रास्ता है आगे चल के, and I and everybody else in the Indian trading community would want and wish कि आप इन सारे 7 और ऐसे और भी जो मुद्दे हैं आपके सामने which you feel are more important, it's okay, has they must be, प्लीज़ उन पे थोड़ा टाइमली काम कीजिएगा, क्योंकि ये एक दिक्कत ज़रूर रही है अभी तक। वी विश यू ऑल द बेस्ट माधुरी जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबडी। आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि सेबी को और क्या काम करने चाहिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।